भाई जी, बहुत तगड़ी परीक्षा ली जा रही है भोले शंकर द्वारा। और यहाँ तो पूरी गुफा बनी पड़ी है बर्फ की। ये है हमारे एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वाले भाई जी। अरे देखो भी भाई, ये ना ऐसी जगह। दोस्तों एपिसोड 5 में आपने देखा कि हमने केदारनाथ की 16 किलोमीटर में से जो है ना 7 किलोमीटर गौरीकुंड से रामबाड़ा तक की यात्रा कर ली थी। और आज के इस एपिसोड 6 में हम रामबाड़ा से केदारनाथ जो 9 किलोमीटर की यात्रा हमारी बची हुई है वो करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि आज का रूट। देखिए, रामबाड़ा से 4 किलोमीटर बाद आता है बड़ा लिंचोली, या जिसको लिंचोली भी कहते हैं। फिर लिंचोली से 1 किलोमीटर आगे छानी कैंप है। छानी कैंप से 2 किलोमीटर पर रुद्रा पॉइंट। रुद्रा पॉइंट से 500 मीटर बाद आता है केदारनाथ बेस कैंप। और लास्ट में बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा शंकर जी का केदारनाथ मंदिर। जैसे मैं पिछले एपिसोड में बता रहा था कि असली चढ़ाई तो रामबाड़ा से शुरू होती है और यहीं से आपकी हेल्थ की परीक्षा भी होगी कि आप कितने फिट हैं। सच में यार, काफ़ी जगह तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आती है जिसको देखकर लगता है कि यार ये रास्ता कैसे पूरा हो पाएगा। दोस्तों, यहां मैं आपको डरा नहीं रहा, कभी आप ये सोचे कि यार ये तो डीमोटिवेट कर रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं। लेकिन यार, सच्चाई बताना भी तो मेरा काम है ना। अगर आपको सच्चाई मालूम होगी तो तभी तो आगे आने वाली चुनौतियों से आप टकराने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा पर आने से करीब 15 से 20 दिन पहले आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा वगैरह, मतलब जो भी शरीर को फिट रखने के लिए शरीर को आप कष्ट दे सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, ताकि बाद में कष्ट सहन भी कर सको। हमारे एक साथी के साथ ऐसा ही हुआ था, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। एक बात और, जब ऊंचाई बढ़ रही है तो भैया ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होगी। तो हो सकता है कि अगर किसी को सांस लेने संबंधी कोई बीमारी हो तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए। लेकिन ज़्यादातर जो यात्री होते हैं ना, सारे वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही बड़े आराम से इस यात्रा को पूरी कर जाते हैं। उन्हें कोई सिलेंडर वगैरह की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है या सांस संबंधी कोई दिक्कत है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है यात्रा बिल्कुल आराम से हो जाती है। दोस्तों, इस एपिसोड में ना वीडियो हिले डुलेगी, मतलब वो स्टेबलाइज नहीं है। मैं आपको पहले ही साफ कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझको बाद में टोको कि यार ये क्या दिखा रहा है तू। तो वीडियो स्टेबलाइज नहीं है, इसके लिए सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा भाई लोगों। हाँ, केदारनाथ यात्रा की टेंशन ना लीजिए, वो तो ना तो हिलेगी ना डुलेगी, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल मिलेगी इस एपिसोड में आपको, जैसे कि आपको हमारे हर एपिसोड में मिलती है। फिलहाल हम रामबाड़ा से 4 किलोमीटर आगे लिंचोली या कहीं की बड़ा लिंचोली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके चढ़ाई शुरू हो गई है और आगे चलकर ये और भी ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन हिम्मत मत हारिए भाई लोगों, यात्रा के दौरान किसी भी कैसी भी कोई कंडीशन हो, लेकिन भोलेनाथ की जयकार बोलते बोलते यात्रा पूरी हो ही जाती है। और फिर जब केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो भैया मिलता है अपार शांति और सुकून कि हमने यात्रा में जो भी कष्ट उठाया वो हमारे यहाँ आकर पूरा वसूल हो गया। कोई गम, कोई गिला शिकवा नहीं रहता। कुछ दूर चलकर आप वहां पहुंचोगे जो मैंने पिछले एपिसोड में 2 रास्ते दिखाए थे, रामबाड़ा और छोटा लिंचोली वाला। तो वो दोनों रास्ते जो है वो यहाँ आकर कनेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद केदारनाथ तक एक ही रास्ता है। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं। दोस्तों, यात्रा के दौरान आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बीच बीच में पानी भी पीते रहें। ऐसा नहीं कि गर्मी में चढ़ रहे हैं, पसीना आ रहा है तो एकदम से पानी पी लीजिए। थोड़ी देर बैठिए, पसीना सूखने दीजिए और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। और अगर खाने के लिए कुछ चीज़ लाए हैं तो भैया उसको खाकर थोड़ी बहुत एनर्जी गेन कर लीजिए। रामबाड़ा से लिंचोली, छानी कैंप और रुद्र पॉइंट के बीच जो है ना 4-5 ग्लेशियर आते हैं, जैसे भैरव गदेरा, TF चट्टी, कुबेर नाला, हाथनी गदेरा और इस तरह के कुछ। कुछ ग्लेशियर जो है ना वो गर्मी में यात्रा शुरू होने से पहले ही पिघल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है रह जाते हैं। ऊपर पहाड़ी पर कुछ ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलकर जब नीचे की तरफ खिसक कर आते हैं ना तो उससे जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। लेकिन केदारनाथ यात्रा बड़ी सेफ्टी से चलती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको काटकर रास्ता बनाया जाता है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। जनवरी फरवरी में तो इन हिमखंडों या ग्लेशियरों का करीब जो है ना बर्फ वो 30 से 40 फीट तक जम जाती है। अब सोचो कि यार इतनी ज़्यादा बर्फ को काटकर जब
ये बेचारे लोग रास्ता बनाएंगे तो इनको कितना कठिन होता होगा। मैं सैल्यूट करता हूँ उन सबको जो अपनी जान पर खेलकर ये हमारे लिए केदारनाथ यात्रा का रास्ता जो है बनाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि इस यात्रा के दौरान आपको पीने के पानी की कोई कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ भर भर कर वाटरफॉल है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने अक्टूबर में यात्रा की थी तो इतने ज़्यादा हमें वाटरफॉल मिले थे। अब जब यहाँ मानसून होता होगा तो कितने ज़्यादा वाटरफॉल और बन जाते होंगे। सच में इनका पानी ना बहुत ज़्यादा मीठा है, मतलब अच्छा पानी है, आप बेहिचक इनको पी सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा ही अगर मगर करने वाले हैं तो भैया बिस्लेरी ले लीजिए और क्या। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें दिखाई दिए एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वाले भाई जी। तो जब हमें दिख गए तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे थोड़ी बहुत एक दो बात कर ली जाए, और वाकई में इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार। ये हैं हमारे एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वाले भाई जी। ये अगर किसी को यात्रा करनी है तो इनसे सीखना चाहिए। नहीं वाकई में सर, आपकी मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। अरे भाई बस Thank you sir, आपकी thank ज़रा you। नवाजी है। नहीं सर, थैंक यू सर। आपके हो All the best। गए हाँ कंप्लीट हो गया, हम तो नीचे आ रहे हैं। और बद्रीनाथ वो भी पहले कर लिया था। पहले। थैंक यू सर। चलो ओके बाय। इसी तरह की जिंदगी बनाए रखो यार, सबसे मिलते जुलते रहो और गिले शिकवे जो है रख दो एक कोने में। रामबाड़ा के बाद आगे जो खाने पीने की दुकानें हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, इसलिए अगर आपको भूख लग रही है तो ये मानकर आगे ना बढ़ जाइए कि यार इससे अगला वाला जो रेस्टोरेंट ढाबा या दुकान आएगा उसमें हम कुछ खाना पीना कर लेंगे। देखिए हो सकता है कि आगे दुकान मिल जाए और थोड़ी सी दूरी पर मिल जाए, लेकिन इस दौरान आपका थकावट के कारण ऐसा हाल हो जाता है कि भैया थोड़ी सी भी दूरी चलना आपके लिए भारी पड़ने लगता है। इसलिए थोड़ी सी दूरी जो है आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। भले ही दुकान सामने दिख रही हो लेकिन पैर जो है ना जवाब दे जाते हैं। इसलिए जहाँ दुकान मिले वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए। अगर भूख भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकर अपने बैग में रख लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार पहाड़ों में खाना इतना ज़्यादा महंगा क्यों होता है, ये हमें लूटते हैं, ये है वो है। देखिए ये बात सही है कि खाना महंगा है पहाड़ों में, लेकिन यार इसके आगे भी तो सोचो ना कि आखिर ऐसा क्यों है। यहाँ पर कोई समतल हाईवे तो है नहीं कि सामान ट्रक में भरा और लाकर यहाँ पर रख दिया। पहाड़ों के इतने कठिन रास्तों पर खाने पीने की चीज़ें जो है वो आती हैं घोड़े खच्चरों या पालकी से। अब उनके ऊपर आने का भी तो चार्ज लगेगा ना, और जान और माल का खतरा भी है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि यहाँ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो कृपया यहाँ दुकानदारों से ज़्यादा बहस ना करें कि यार इतनी महंगी चीज़ आप क्यों दे रहे हैं। आराम से शांति से पहले आप रेट पूछ लीजिए, उसके बाद अगर आपका मन है तो खा लीजिए। पर हाँ, यहाँ अगर दुकानदार या रेस्टोरेंट या कोई भी अपनी मनमानी करके ज़रूरत से बहुत ज़्यादा रुपए वसूल रहा है तो भैया वो गलत है। आप कह सकते हैं कि इतने रुपए आपके बनते नहीं तो इतने रुपए आप क्यों मांग रहे हो, ये चीज़ तो इतने रुपए की है और कुछ रुपए और बढ़ा लो, लेकिन इतने रुपए हम नहीं देंगे जितने कि आप यहाँ पर कह रहे हो। तो यहाँ पर तब आप शिकायत कर सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा रेट बताता है, एक जायज़ रेट से ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें भी कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। ये हमारा साथी जो है शॉर्टकट रास्ते का यूज कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये सेफ भी है और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट का यूज आपको कहाँ करना है या कहाँ नहीं वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाई दिया था। अब ये जो है सामने ये भी चढ़ रहे हैं, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन है। मान लो कि अगर ये ट्रैकर भी हुए तो इनकी देखा देख आपको भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये जो चढ़ रहे हैं वो सीधी चढ़ाई के कारण खतरनाक है और असल में ये रास्ता है भी नहीं। दूसरा शॉर्टकट लेने से कोई इनको फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि दूसरा रास्ता जो जा रहा है ना वो सामने से ही है, लॉन्ग कट वाला। अगर शॉर्टकट से थोड़ी बहुत दूरी कम होगी तो ही तो फ़ायदा होगा ना, लेकिन जब रास्ता सामने ही है तो फिर शॉर्टकट लेने की क्या ज़रूरत, क्यों अपनी लाइफ को रिस्क में डालो। हम यहाँ काफ़ी देर बैठकर इनको देखते रहे और ये जो है ना इनमें से एक तो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गए, लेकिन दूसरे जो हैं वो लगातार कोशिश करते रहे और हर बार फिसल फिसल कर नीचे आते रहे। करीब 20-25 मिनट हम ऐसे ही इनको देखते रहे, फिर हम आगे बढ़ गए। अब पता नहीं ये ऊपर चढ़े भी होंगे या नहीं। ये देखिए, ये होती है असली मेहनत। जैसे कि हमने अभी बात की कि यहाँ पर चीज़ें महंगी क्यों होती है, भाई साहब इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर कोई मोटर वाहन तो आकर चीज़ें छोड़ कर नहीं जाता। सब कुछ जो है इंसानों और घोड़ों खच्चरों वगैरह को करना होता है, तो इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ इन बेचारे आदमियों को और घोड़ों खच्चरों को, या जो भी यहाँ पर बोझा ढोते हैं उन सबको। बहुत मेहनत है यार बेचारे इनकी। तो दोस्तों लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती जितने की आपको देखने में लगती होगी। देखिए बेचारों की इनकी कितनी मेहनत है यार।
सच में। और एक ये देखो, ये भाई साहब कितने आराम से घोड़ों पर पीछे की तरफ मुंह करके अपना मोबाइल आराम से चला रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। कम चौड़ाई का रास्ता भी है और साइड में तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी गहरी खाई है। पर शायद ये भाई साहब का जो है रोज का काम होता होगा, तो इनको विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए मज़े में बैठे हैं। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भाई साहब रत्ती भर का ही फर्क होता है। चलो ये अपने आप संभाल लेंगे, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी केदारनाथ यात्रा यहाँ से 6 किलोमीटर है और बड़ा लिंचोली या लिंचोली है 1 किलोमीटर। देखिए यात्रा में थकान तो होती ही है, आप कर भी क्या सकते हैं, बैठकर कुछ देर आराम कर लीजिए और क्या। उसके बाद जय शिव शंकर या भोले जी का जो भी आपका कोई फेवरेट डायलॉग है वो बोल दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। रास्ते में हमें एक आदमी मिले जो बता रहे थे कि मैं चौथी बार केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ। हर बार जब भी यात्रा करता हूँ तो चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, तब मैं थक हार कर बोलता हूँ कि आगे से कभी भी केदारनाथ की यात्रा पर नहीं आऊँगा। ऐसा हर बार बोलता हूँ और आ भी मैं हर बार जाता हूँ। वो इसलिए कि भोले के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास से यात्रा जैसे तैसे करके पूरी हो जाती है। रास्ता भले ही कठिन हो, थोड़ी चुनौती हो, लेकिन मंजिल पर जाकर जो सुकून, शांति और आराम मिलता है ना, उससे सब कठिनाई जो है दूर हो जाती है और मुझको पता भी नहीं चलता कि मैं कैसे कैसे करके यहाँ पर आया हूँ। तब हर दुख दर्द दूर हो जाता है जब भोले शंकर सामने दिखाई देते हैं। और हर बार ऐसे ही यात्रा करने का मन कर जाता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर यात्रा पर आ जाता हूँ। तो देखा मित्रों, उनकी श्रद्धा कैसी थी उस परमपिता परमेश्वर भगवान शिव जी के बारे में, जिसको पाकर सब प्रॉब्लम उनकी दूर हो गई और हर बार वो अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। भाई जी बहुत तगड़ी परीक्षा ली जा रही है भोले शंकर द्वारा। ये देखिए इसकी भोले शंकर ने अब तक के सारे चीज़ साफ कर दिया ना। तू बस पहुंच जा मेरे दरबार। देखिए मित्रों, वो आपको दिख रही होगी, अरे वो छोड़ो, इससे कितनी नीचे से हम घूम घूम के आ रहे हैं ऊपर। अरे अभी भी लगभग 4-5 किलोमीटर बचा है। सही में बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई, बहुत ज़्यादा। अब भोले शंकर इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं। अरे कोई नहीं भोले शंकर, हम भी तुम्हारे भक्त हैं, आप आसमान में भी बैठ जाओगे तो हम तब भी पहुंच जाएंगे। अब इतनी सी चढ़ाई तो चीज़ क्या है, पर भाई साहब बहुत कठिन ट्रैक है, लेकिन भोले की श्रद्धा है मन में, ऐसे जाएंगे हम धड़ाधड़। अब चल भाई छोरे, चल भोले चल। ये शॉर्टकट हमें सुरक्षित लग रहा है, इसलिए इसका हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर तक रास्ता उतराई का है और इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के जब थोड़ा बहुत नीचे उतरने का मौका मिलता है तो भाई साहब समतल सा रास्ता आता है तो बड़े मज़े आते हैं। ये मन करता है कि हाँ, पैरों को बड़ा आराम मिल रहा है। रुड़कते रुड़काते हुए आखिरकार हम लिंचोली, जिसे बड़ा लिंचोली भी कहते हैं, वहाँ पहुँच ही गए। यहाँ से भी आप केदारनाथ के लिए घोड़े खच्चर बुक कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैंप, पुलिस, मेडिकल यूनिट आदि काफ़ी सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और शायद वाईफाई भी होगा, लेकिन ये कितना चलता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लिंचोली में आप रात को चाहे तो ठहर सकते हैं। यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल हैं। आप यात्रा करने से काफ़ी दिन पहले जो है ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि तुरंत करोगे तो हो सकता है कि शायद आपको यहाँ पर रूम ना मिले। लिंचोली के पास गरुड़ चट्टी है, जहाँ पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1985 से 86 में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने तपस्या या साधना वगैरह की थी। 2013 में केदारनाथ की बाढ़ से मंदाकिनी नदी पर केदारपुरी से गरुड़ चट्टी को जो जोड़ने वाला पुल था ना, वो बह गया था, जिससे कि यहाँ का संपर्क कट गया। अब मोदी जी के कहने पर यहाँ केदारनाथ से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्दी पूरा हो जाएगा। पौराणिक मान्यता अनुसार यहाँ पर मतलब गरुड़ चट्टी पर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर केदारनाथ पर गए थे, इसलिए इसका नाम हो गया गरुड़ चट्टी। जैसे ही हम लिंचोली को पार करके आगे बढ़ने लगे तो लगा कि जैसे शिव जी से हमारी खुशी देखी नहीं गई। मतलब भगवान शिव ने कहा कि अरे इतने खुश दिखाई दे रहे हो तो अब लो, क्योंकि फिर से चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया। खैर ये तो मजाक की बात थी, एक भगवान अपने भक्त का बुरा क्यों चाहेगा। अब हम लिंचोली से 1 किलोमीटर आगे छानी कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रैक पर साफ सफाई का कार्य चलता रहता है, जो कि अच्छी बात है।
अब ये देखिए शिव जी ने हमारी फिर सुन ली। यहाँ से थोड़ा नीचे उतराई का रास्ता शुरू हो गया है। देखते हैं कि कब तक ये जारी रहता है। और जैसे कि मैं पीछे बता रहा था कि केदारनाथ आने से 15 से 20 दिन पहले जो है ना, आपको थोड़ी बहुत शरीर को हिला डुला लेना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा वगैरह आपको शुरू कर देना चाहिए यात्रा से पहले, ताकि यात्रा के दौरान कम से कम कष्ट हो। तो हमारे इस साथी ने ऐसा कुछ नहीं किया। शहर में ये भाई साहब जो है ना, दुकान से अगर कुछ लाना भी होगा पास से, तो भैया अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे और सामान ले आएंगे, भले ही वो दुकान जो है 200-300 मीटर पर हो। अब भाई साहब इसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। बेचारे पैर पर दर्द से मुक्ति दिलाने वाला स्प्रे मार मार कर यात्रा कर रहे हैं। आपकी भी ऐसी कंडीशन ना हो, इसलिए कहता हूं कि यात्रा पर आने से पहले खूब पैदल चलिए और खूब जो है ना व्यायाम कीजिए, या खूब भी नहीं कर सके तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो जरूर 15 से 20 दिन पहले शुरू कर दीजिए। ये छानी कैंप है, जहां पर 2-3 खाने पीने के ढाबे हैं। यहाँ से केदारनाथ 4 किलोमीटर है। चढ़ाई तो है पर उतनी चढ़ाई नहीं जितनी कि रामबाड़ा से लिंचोली तक थी। धीरे धीरे करके चढ़ाई उतराई आती रहती है, लेकिन जब थक जाते हैं ना, तो ये थोड़ी थोड़ी चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। भले ही हमें पता हो कि मंदिर आगे कितनी दूर है, पर जब थकान होती है ना, तो दूसरों से पूछते हैं कि भाई साहब कितनी दूर और रह गया मंदिर, कितने किलोमीटर और बचे हैं। अब यहाँ हमने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि वो सफ़ेद पहाड़ों के बीच जो है ना केदारनाथ मंदिर है, उसमें नीचे की साइड। रास्ता पूछने में देखिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यार अगर कोई कह दे कि अभी तो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत चढ़ाई है, तो भैया एकदम से प्राण से निकल जाते हैं, क्योंकि थके हारे होते हैं पहले से यात्रा के दौरान चढ़ाई चढ़ के। और आगे भी कोई चढ़ाई बता दे तो फिर जो है थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए यात्रा पूछने पर कम ध्यान दे और चलने पर ज़्यादा। छानी कैंप से 2 किलोमीटर पर रुद्रा पॉइंट और भैरव गदेरा आता है। दोस्तों रुद्रा पॉइंट से आगे केदारनाथ के लिए जो रास्ता है ना, वो ज़्यादा चढ़ाई का नहीं है। इसलिए जुलाई 2019 में खबर थी कि रुद्रा पॉइंट से केदारनाथ तक के लिए जो है ई रिक्शा चलाने की तैयारियां चल रही हैं, जिससे 2 किलोमीटर दूरी और कम हो जाएगी। इसके लिए रुद्रा पॉइंट से मंदिर तक 12 फीट चौड़ी जो है आरसीसी ट्रैक बनाने का काम चल रहा है। वैसे तो अक्टूबर 2020 तक इस रूट पर जो है ई रिक्शा चलना था, लेकिन जब हम गए थे तो हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो हो सकता है कि ये प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया हो। रुद्रा पॉइंट के पास ही ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है, जिसको कहते हैं गदेरा ग्लेशियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से होता हुआ ये ग्लेशियर नीचे की तरफ आ रहा है। रास्ता बनाने के लिए इसको काटा गया है। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दियों के समय जब बर्फ़ पड़ी होगी, ताज़ा या ठंड होती होगी, तो ये कितना ज़्यादा बड़ा होगा। अभी तो खैर गर्मी हो गई, तो जिस कारण ये धीरे धीरे करके पिघल रहा है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा है। इसमें एक गुफा सी बनी है, जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। दोस्तों गलती से भी इस गुफा के अंदर या बर्फ़ के ऊपर ना चढ़ें, क्योंकि पता नहीं कि कहाँ ये बर्फ़ कमज़ोर होगी। अगर आप मान लो चढ़ गए तो ये टूटकर नीचे भी गिर सकती है, जिससे आपको समझ गए होगे अब क्या हो सकता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। अरे गर्मी में भी जो बर्फ दिखाए, उस स्थान का क्या कहना। छोटा चल ठीक है, हम जा रहे हैं, हमें ठंड लग रही है बहुत। ये बर्फ नहीं पिघलती भाई, पूरे साल ही ऐसे रहती है। अब दोबारा बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो कहाँ से पिघलेगी अब। ओ भाई साहब हवा कैसी आ रही ठंडी। ये है बर्फ के अंदर गुफा, और यहाँ ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एसी चल रही हो, बिल्कुल इसके सामने ऐसी हवा। एसी भी क्या करेगी ठंडी। चलिए बर्फ़ को हम यही छोड़ देते हैं, क्योंकि भैया ज़्यादा देर तक बर्फ़ के पास रहेंगे तो ठंड लग जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि रास्ता जो है समतल है, यह थोड़ा सा उतराई का है, और जब ऐसा देखने को मिलता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पहाड़ों की साइड में तो लैंडस्लाइड से बचने के लिए ये जो दीवार बना दी गई है, लेकिन उल्टे हाथ की तरफ जो है सड़क पर वो रेलिंग टूटी हुई है। खैर पहाड़ी एरिया है, टूट फूट तो यार चलती रहती है, और उम्मीद है कि जल्दी इसको ठीक भी करा लिया जाएगा। ये जैसे ही हम कुछ दूर और आगे बढ़े, ये एक और ग्लेशियर आ गया, लेकिन पिछले वाले की तुलना में ये ज़्यादा मुंह फैलाकर पड़ा हुआ है और बीच में एक बड़ा गोल सा पत्थर भी है। देखिए ये जो ग्लेशियर है ना, ये जल्दी से पिघलते नहीं, क्योंकि यार जब अक्टूबर के महीने में ये इतना सारा बचा है, तो फिर
अब नवंबर लास्ट से जो है बर्फबारी फिर शुरू हो जाएगी और ये मार्च अप्रैल तक होती रहेगी। तो सोचो कि जब गर्मी में नहीं पिघला तो अब दोबारा से ठंड शुरू हो जाएगी, बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो फिर तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर कैसे पिघलेगा। मतलब ये मानकर चलिए कि जब भी आप कभी केदारनाथ यात्रा करेंगे तो ये आपको हमेशा मिलेगा। वैसे यार चिंता की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और आजकल तो आपको पता है कि कितनी गर्मी हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है कि ग्लेशियर इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब गर्मी में बर्फ़ देखने को मिल जाए। और यहाँ तो पूरी गुफा बनी पड़ी है बर्फ़ की, हालांकि थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन ये कभी पिघलेगी नहीं क्योंकि अब फिर बर्फबारी शुरू होने वाली है। इतनी टाइट हो गई है, फूटी भी नहीं। देखो 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 देखो, अरे देखो भी भाई, ये ना ऐसी देखो, वीडियो बना रहा हूँ। देखो इसके नीचे है क्या आखिर, इसके अंदर सुरंग सी बनी पड़ी है। ये प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आएगा और मेरे अंदर जो छुपे हुए राज हैं वो समाज को बताएगा। खजाना, खजाना क्या है मेरे अंदर छुपा हुआ। ये मंदाकिनी नदी में जो 2013 में केदारनाथ की बाढ़ आई थी ना, उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ना जाने इस बाढ़ में कितनों ने अपनी जान गंवाई। वैसे तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी मैं उन सब की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय शिव शंकर। रुद्रा पॉइंट से 500 मीटर पर केदारनाथ बेस कैंप है, जहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर है। ये केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव स्थान है। यहाँ से रास्ता जो है वो समतल है, मतलब कोई चढ़ाई वगैरह नहीं है। यहाँ पहुँचने में हमें रात हो चुकी थी, इसलिए मैं कह रहा था पिछले एपिसोड में कि यात्रा के दौरान आपके पास टॉर्च ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको यात्रा में रात हो जाए तो आप उस टॉर्च की मदद से आगे बढ़ सकें। बेस कैंप में 300 रुपये में आपको रात को रुकने के लिए कैंप या टेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज 700 रुपये 750 रुपये के आसपास होगा। खाने पीने के लिए यहाँ काफ़ी सारे ढाबे हैं जिनका चार्ज थोड़ा महंगा होगा। वो क्यों, वो हमने बता ही दिया। घोड़े खच्चर जो है ना, इससे आगे नहीं जाते, यहीं पर रुक जाते हैं और इससे आगे आपको पैदल जाना होगा, या पालकी है तो फिर पालकी में आप चले जाइए। वो सामने सीधा पहाड़ है ना, बस उसी के नीचे केदारनाथ मंदिर है। रात में कुछ दिखाई तो देगा नहीं, इसलिए हम यहाँ अगले दिन की जो वीडियो क्लिप है ना, जब हम वापस आ रहे थे तो वो यूज करेंगे। अब यहाँ पर बेस कैंप से थोड़ा आगे ग्लेशियर के पिघलने से ये झील बनी हुई है। केदारनाथ बेस कैंप से करीब 500 मीटर जैसे आप आगे चलोगे तो वहाँ पर केदारनाथ हेलीपैड आ जाएगा। और अगर आप केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो भाई साहब हमारा तीसरा एपिसोड देख लीजिए, वहाँ हमने बिल्कुल डिटेल दी है A to Z कि केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से कैसे होती है, कितना चार्ज लगता है, कहाँ से हेलीकॉप्टर मिलेगा, पहले और बाद की क्या तैयारियाँ होती हैं, वगैरह वगैरह। केदारनाथ हेलीपैड से करीब मंदिर रह जाता है 500 मीटर। यहाँ पर भी जो है रुकने खाने पीने की व्यवस्था की गई है, आप चाहे तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं या फिर कुछ खा पी सकते हैं। ये नदी के ऊपर लोहे का एक पुल बना है और पास ही में श्री गंगा मंदाकिनी सरस्वती माता मंदिर है। ये देखिए, पुल पार करते ही मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं और पास में नदी किनारे नीचे की ओर एक बड़ा सा खुला मैदान बना है जहाँ पर अक्सर भंडारा चलता रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम वापस रात की तरफ लौटते हैं, क्योंकि ये दिन वाली वीडियो तो हमने अगले दिन की दिखाई थी ना। प्रेजेंट में तो हम रात में यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की। मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबा चौड़ा एरिया बना है जिसमें सीढ़ियों के सहारे आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सामने लाइटों से जगमगाता हुआ केदारनाथ मंदिर हमें दिखाई दे रहा है और सच में जैसे जैसे हम केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गजब का एक्साइटमेंट हो रहा है। गौरीकुंड से यहाँ पहुंचने में हमें करीब 7 से 8 घंटे लग गए, पर अब थकान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब थकान क्या होती है ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सामने मंदिर जो दिखाई दे गया, सच में यार रात में चमकते हुए इस केदारनाथ मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस क्या बताऊं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कैसी फीलिंग हो रही है और कितना आराम सुकून मिल रहा है। तो दोस्तों, ये वही पवित्र मंदिर है जिसको देखने के लिए हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है। ये है हमारे भगवान, सबके भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर। ये है केदारनाथ धाम, 4 धाम में से एक धाम केदारनाथ धाम। अब
पूछो मत यहाँ के कैसा लग रहा है। इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की जितना भोले के धाम में आके की है। ये हमें केदारनाथ में 900 रुपये में 6 पर्सन के लिए रूम मिला है। काफ़ी सस्ता पड़ गया क्योंकि आज से जो है ना मात्र 2 दिन पहले यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि रात को रुकने के लिए सभी होटल, धर्मशालाएं, कैंप, कॉटेज वगैरह सब फुल हो गए थे। तो कहीं पर भी यात्रियों को होटल नहीं मिल रहे थे और जब होटल ही ना मिले तो फिर कहाँ सोए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री जो हैं इस बड़े से एरिया में यहाँ पर सोए थे। ये अखबार में भी आया था अगले दिन। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि केदारनाथ यात्रा के बारे में आपको बिल्कुल सही, सटीक और कंप्लीट जानकारी दे सकूं। लेकिन भैया हूँ तो मैं भी आखिर इंसान ही। अगर इसमें कुछ भी जानकारी छूट गई हो या भूलवश कहीं कोई गलती हो गई हो या रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। आप अपने सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आगे मैं और सुधार कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो चले अब हम सो रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम कितनी लंबी यात्रा कर आए हैं। तो सुबह को मिलेंगे आपको केदारनाथ एपिसोड 7 में, जिसमें हम केदारनाथ मंदिर के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। तब तक के लिए जय केदार, जय भोले और जय हिंद।